नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का। बिहार राज्य विशेष के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है रात्रि 11 बजे के, तो इस सेशन में स्वागत है आप सबका। उपस्थित हो जाएं आप सभी और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व की भांति आज भी प्रश्नों की कुल संख्या 15 है। एक प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिया जाएगा और आपको बता दें कि कल जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया था, आप में से कुछ छात्राओं ने जवाब दिया है। मैं उनके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं और मैं चाहता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं प्रत्येक कक्षा में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जो जवाब है वो आप सभी इन्वॉल्व होकर दिया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का जवाब देंगे उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, निश्चित तौर पर बेहतर होंगी। कल के यदि हम बात करें प्रश्नों में, यदि हम बात करें तो कल बहुत सारे कमेंट आए थे। जैसे सपना रानी जी ने बताया था नेशनल यूथ डे के बारे में, ठीक है। इसके बाद राकेश कुमार जी ने पाटन पटोला साड़ी के बारे में बताया, पश्मीना शाल के बारे में बताया, बहुत अच्छा। अजीत कुमार जी ने भी बेहतर जवाब दिया है, ठीक है। फिर प्रभात पांडे जी का है, इन्होंने भी बताया है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। वरुण कुमार जी ने भी बताया है भूपेन हजारिका सेतु के बारे में, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। भूपेन हजारिका सेतु, अब देखो यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना तो भूपेन हजारिका सेतु को लेकर 2 जवाब मिले हैं। एक मिला है अरुणाचल प्रदेश और असम के, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर बात आती है पाटन पटोला साड़ी के बारे में, तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। कुंदन कुमार जी ने बताया है कि सोलंकी वंश के राजा कुमार पाल ने महाराष्ट्र से संदर्भित ये जानकारी है। अजीत कुमार जी है, इन्होंने भी बेहतर जवाब दिया है, ठीक है। फिर स्किल हाइट्स करके कोई अकाउंट है, उनके माध्यम से बताया गया है, बेहतर जवाब महाराष्ट्र बताया गया है, बी विकल्प। अनु रॉय जी ने बहुत अच्छे डिटेल में बताया है, वरुण कुमार जी ने बताया है, ठीक है। तो आप में से कुछ छात्र हैं जो अब लगातार ढोला सादिया ब्रिज, बहुत अच्छा, विष्णुदेव कुमार ने भी सही जवाब दिया है, ठीक है, और अनु रॉय जी ने भी दिया है। तो आप में से अब बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार जवाब दे रहे हैं, जो लगातार बेहतर जवाब दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि आप सब इन्वॉल्व होते हैं। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, जो आप गूगल से सर्च कर या कहीं से पढ़ कर आप जवाब देते हो ना, वो चीज़ें आप पूरे लाइफ भर कभी नहीं भूलोगे, इतना आपको याद रखना। कभी भी ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, लगभग 1 महीने आप ये काम कर लीजिए, फिर कोई भी तथ्य इस तरह का याद करिएगा और आप देखेंगे कि आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि वो आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है। तो जब आप अपना स्वयं से प्रयास करते हो ना, तो वो चीज़ें कभी आप नहीं भूलते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहती हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में रहती हैं। आज जो प्रश्न हैं इनमें यदि हम बात करें तो कुछ अच्छे प्रश्न हैं। आप जानते हैं प्रत्येक दिन प्रश्नों के साथ कुछ आपको अतिरिक्त फैक्ट भी बताए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अतिरिक्त फैक्ट है, नोट्स बनाने का एक प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तर्ज पर आपको आगे बढ़ना है, उसी तर्ज पर आपको नोट्स बनाना है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और याद रखिएगा ज़्यादा प्रश्नों का जवाब आपको सही देने का प्रयास करना है। क्या बोला जा रहा है, पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार समारोह 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया। क्या बोला जा रहा है, कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार समारोह 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा और उस 10 सेकंड के बाद मैं पुनः उस प्रश्न पर आऊँगा और इसके बारे में जो मैक्सिमम डिटेल होगी वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, सभी को इन्वॉल्व होना है, सभी को जवाब देना है। यदि आप चाहते हैं कि ये सेशन लगातार चले तो आप में से जो छात्र रेगुलर हैं उनको समय से जवाब देना है, ठीक है। चलिए बताएं, कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार समारोह 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया। आपको पता होगा कि सबसे पहली बात हो रही है कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, तो आपको पता होगा कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने एक फंड स्थापित किया था जिसका नाम था AIF। ये क्या था, AIF क्या था, AIF का मतलब था एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और भारत सरकार ने इसको फंड को 13 साल के लिए स्थापित किया था। मतलब ये जो फंड था 2020 में स्थापित किया गया था और ये 2032-33 तक जो है ये कार्य करेगा ये फंड। इस फंड में होता क्या था, इस फंड का उपयोग कैसे होता था, तो आपको बता दें, इस फंड में जो पैसा होता था उसका उपयोग
कृषि और संरचना विकास में खर्च किया जाता था। जब बात आती है कृषि और संरचना विकास की, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में, ठीक है, और एग्रीकल्चर से संबंधित इंडस्ट्री लगाने में, तो इस तरह की जो गतिविधियां थी उनमें निवेश किया जाता था इस फंड का, ये आपको पता होना चाहिए। अब वही पूछा गया है कि सबसे बेहतर राज्य कौन सा है जिसने इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसने सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि और संरचना कोष पुरस्कार में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बेस्ट बैंक कौन सा है, क्योंकि बैंकों के माध्यम से ही इसको क्रियान्वित कराया जाता है, तो इसमें बेस्ट बैंक है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला ग्रामीण बैंक क्या है, RRB कौन सा है, रूरल आपकी RRB की बात होती है, तो RRB जो आप कहते हो ना कि ग्रामीण बैंक जो होते हैं, तो सबसे बेहतर ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो आपको नोट कर लेना है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है वो इसमें टॉप पर है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा दनूरी चंद्रयान मिशन, हाल ही में चर्चा में रहा दनूरी चंद्रयान मिशन किस देश से संबंधित है। दनूरी नामक चंद्रयान मिशन किस देश से संबंधित है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या UAE, किस देश से संबंधित है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, 10 सेकेंड का समय है आपके पास, फास्ट जवाब आपको देना है। चलिए जवाब दीजिएगा दनूरी चंद्रयान मिशन के बारे में। चलें, देखो बात हो रही है दनूरी चंद्रयान मिशन की, तो सबसे पहले आपको समझना है कि दनूरी चंद्रयान मिशन है किसका, यह है दक्षिण कोरिया का। किसका है, दक्षिण कोरिया का। यहाँ पे उत्तर कोरिया भी दिया हुआ है, आप जानते हैं कोरिया प्रायद्वीप में यही 2 देश आते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्योंकि 2 अलग देश हैं तो इनकी सीमा का भी निर्धारण होता होगा। इनकी सीमा का निर्धारण कैसे होता है, उसके लिए है 38 पैरेलल लाइन, ठीक है, 38 डिग्री समानांतर रेखा के माध्यम से ये अलग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे UAE भी दिया हुआ है। UAE का क्या कोई चंद्रमा का मिशन है, जी हाँ, इसका नाम रखा है इन्होंने आर्तेमिस मिशन, ये आपको पता होना चाहिए। आर्तेमिस मिशन, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होगा भारत का भी मिशन है चंद्रयान के लिए, जिसको बोलते हैं चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान तृतीय। और चंद्रयान तृतीय जो मिशन होगा वो GSLV-M के 3 की सहायता से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो याद रखना है GSLV-M के 3 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि अभी तक सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन किया है। पहला है USA, दूसरा है USSR या रशिया, और तीसरा आपका है चाइना, ठीक है। यदि भारत या UAE में से कोई भी ये सफल कर पाता है तो वो चौथा देश यहाँ पे बन जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना किया था विक्रम अम्बला साराभाई ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान समय में इसरो के जो चेयरपर्सन हैं इनका नाम है यश सोमनाथ। क्या याद रखना है, यश सोमनाथ वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन है। देखो ये जो जानकारी बता रहा हूँ ना, ये फालतू में नहीं बता रहा हूँ। यदि आप समझो कि ये अतिरिक्त है, सिर्फ प्रश्न रटने से काम होगा, तो प्रश्न रटने से काम नहीं होगा। कई बार संभावना ज़्यादा इसी की रहती है कि जो ये अतिरिक्त जानकारियाँ आपको बताई जाती हैं प्रश्न यहीं से होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना याद रख लीजिए दनूरी चंद्रयान मिशन किस देश से संबंधित है तो आपका काम चल जाएगा। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, और तब तक मैं आपको ये कह रहा हूँगा जब तक आपकी जुबान पर ये रट नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। भारत के 75वें, हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताएं। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, यहाँ पे 4 नाम हैं, इनमें से आपको बताना है। फास्ट जवाब,
देखो, शतरंज से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है वर्तमान समय में आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ओलंपियाड का आयोजन भारत में हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि इस पर आप ध्यान दें। बताएं, ये कौन है? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है? याद रखिएगा, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हैं बी प्रणव। ठीक है, बी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। आपको पता होगा कि चेस को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है उसको बोलते हैं फीडे। क्या बोलते हैं? फीडे। और फीडे का फुल फॉर्म क्या होता है? फीडे का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका आप कह सकते हो गवर्निंग बॉडी होता है वैश्विक स्तर पर। और यहाँ पे एक नाम दिया है विश्वनाथन आनंद। इनके बारे में आपको बता दें कि इनको हाल ही में फीडे का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष चुना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको तीसरे में विकल्प में नाम दिया है मैग्नस कार्लसन। आपको पता होगा ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और लगातार 5वीं बार जो है ये शतरंज के विश्व चैंपियन बने हैं। ठीक है, इसके बाद आर रणजीत दिया है, इनसे कोई मतलब आपको नहीं है। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताया गया है कि 44th जो चेस ओलंपियाड है उसका आयोजन भारत में हो रहा है। भारत के किस राज्य में हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न को बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? बताएं, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? फास्ट जवाब देना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी को जवाब देना है प्लीज़। और यदि करंट अफेयर्स अच्छा लगता है ना, तो कम से कम अपने मित्रों में शेयर कर दिया करो। जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा हमारा भी सहयोग किया करें। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करना आपको भूलना नहीं है। होमवर्क जो दिए जाते हैं वो भी नहीं भूलना है। ठीक है, नहीं पसंद आता है, आप डिसलाइक का बटन होता है उसको आप दबा सकते हो और कमियों को भी बता सकते हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसे सम्मानित किया गया, इसका सही उत्तर है दलाई लामा। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। बात हो रही है लद्दाख की। आप जानते हैं लद्दाख में 2 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 आते हैं? पहला आपका आता है लेह और दूसरा आता है कारगिल। लेह और कारगिल ये 2 जिले आते हैं। जब बात कारगिल की आती है तो आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? ऑपरेशन विजय याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए? अभी उसी पर आ रहे हैं। ऑपरेशन विजय, यदि आपको किसी में से पता हो कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था तो जरूर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। ऑपरेशन विजय विशेष रूप से 26 जुलाई, ठीक है, 1999 को चलाया गया था। और ये क्या था? ऑपरेशन विजय क्या था? 26 जुलाई 1999। इसी को हम बोलते हैं कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस। और आपने नाम सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने ही इसका नेतृत्व किया था। और आपको पता होगा, यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन विजय की, तो कैप्टन विक्रम बत्रा का यहाँ से संबंध नहीं है, माफ़ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई है कारगिल विजय दिवस की। 26 जुलाई 1999 की बात है और कारगिल विजय दिवस की बात हो रही है। इसकी चर्चा मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हाल ही में जब 26 जुलाई की तिथि थी तो उस दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया गया था। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके संदर्भों में। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में जो हमारे ये गौरव वाले पल हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए याद रख लीजिएगा सिर्फ इतना, ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल के मैदान में, कारगिल के युद्ध में। और 26 जुलाई 1999 को जब हमने फतह किया था तो उसी दिवस को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक इसी से जुड़ा हुआ विजय दिवस होता है, उसको बोलते हैं सिर्फ विजय दिवस। याद रखिएगा, यदि आपसे कारगिल विजय दिवस पूछा जाए तो उसका जवाब अलग होगा, लेकिन यदि आपसे विजय दिवस पूछा जाए तो इसका जवाब अलग होगा। यदि आपसे विजय दिवस पूछा जाता है तो इसका जवाब आएगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर जवाब आएगा यदि आपसे विजय दिवस पूछा जाता है। यदि आपसे कारगिल विजय दिवस पूछा जाता है तो आपको 26 जुलाई टिक करना है। अब विजय दिवस क्या था? विजय दिवस आप जानते हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसको हमने जीता था, तो 1971 के युद्ध के जो जीत हुई थी उसी को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और
इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि इस युद्ध में एक पॉइंट था जिसका नाम था पॉइंट 5140, और पॉइंट 5140 का बाद में कारगिल विजय के बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया था गन हिल। क्या कर दिया गया था? इसका नाम बदल कर रख दिया था गन हिल। और ये जो गन हिल है या पॉइंट 5140 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में जो है एक टुकड़ी भेजी गई थी, और कैप्टन विक्रम बत्रा जो है इसी पॉइंट को कवर करते हुए, इसी पॉइंट को कैप्चर करने के प्रयास में जो है वो शहीद हुए थे। अंततः उनको सफलता भी मिली थी और भारत ने पॉइंट 5140 या गन हिल को कब्जे में ले लिया था। ये बहुत ही, आप कह सकते हो, दुर्गम स्थान पे था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। समसामयिक दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, और अभी हाल ही में इसी की 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पॉइंट जो इसका नाम गन हिल रखा गया था ना, इसी की 23वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये तो सारी बात हो गई लद्दाख की, लेह की बात तो हमने किया ही नहीं, तो आइए लेह की भी कुछ बात कर लेते हैं। लेह के बारे में आपको बता दें कि लेह का जो हवाई अड्डा है, पिछले दिनों आपको याद भी होगा कि लेह का जो हवाई अड्डा है, उसके बारे में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि लेह का जो हवाई अड्डा है वो भारत का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बन गया है। क्या है? भारत का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बन गया है। ये आपको पता होना चाहिए। लेह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है चांगथोंग। ठीक है, क्या नाम है? चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों चर्चा में है? क्योंकि चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसी के एक भाग में, याद रखिएगा, इसी के एक भाग में क्या बनाया गया है? इसी के एक भाग में बनाया गया है भारत का पहला डार्क स्काई सेंचुरी। क्या बनाया गया है? भारत का पहला डार्क स्काई सेंचुरी। ये क्या होता है डार्क स्काई सेंचुरी? विशेष रूप से डार्क स्काई सेंचुरी जो होता है ये खगोल से संदर्भित होता है, खगोल विज्ञान से संबंधित होता है, खगोल में जो हम रिसर्च करते हैं उससे संदर्भित होता है। तो ये डार्क स्काई सेंचुरी भी यहाँ पे बनाया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे बनाया गया है, लेह में कहाँ पे बनाया गया है, तो आपको बताना है हॉनले गांव। ठीक है, हॉनले नामक एक गांव है जहां पर ये बनाया गया है। तो ये भारत का पहला डार्क स्काई सेंचुरी जो है वो चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक भाग में बनाया गया है, और यह हॉनले गांव से संदर्भित है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था? सिंकुला टनल के बारे में। आप में से याद होगा ज़्यादातर लोगों को सिंकुला टनल के बारे में। ठीक है, सिंकुला टनल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? सिंकुला टनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे ऊंची जो टनल है वो है सिंकुला टनल। और ये जो सिंकुला टनल है ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये जास्कर वैली को जोड़ती है। किससे? ये जास्कर वैली को जोड़ती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली से। तो याद रखिएगा, जास्कर वैली को लाहौल वैली से जोड़ने वाली ये जो टनल है जिसको बोलते हैं सिंकुला टनल, ये भारत की सबसे ऊंची टनल है। इसके बारे में भी आपको नोट कर लेना है। और ये बन कैसे रहा है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो ये बन रहा है प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत। ठीक है, प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मैंने बताया, और उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप नोट कर लोगे। विशेष रूप से कारगिल विजय दिवस और विजय दिवस ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस तरह के जो भी घटनाक्रम हैं जो हमें गौरव का आभास कराते हैं, जो गौरवशाली पल हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो प्रत्येक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्वतंत्रता के पूर्व की घटनाक्रम हो या स्वतंत्रता के बाद की घटनाक्रम हो, तो दोनों पर आपको नज़र बनाए रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम यहाँ पे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है, बताएं।
इसके लेखक कौन है? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, इसके लेखक कौन हैं? देखो, एक पुस्तक पूर्व में आई थी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लिखा था संजय बारू ने। किसने लिखा था? संजय बारू ने, और उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को भी लिखा गया है। इसमें भारत के 75 साल में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिला है उसके बारे में डिटेल से जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि इसका लिखा है संजय बारू ने। इसको बताएं, नीलकर्णी सेंटर एट AI फॉर भारत का शुभारंभ किस संस्था में, इसका प्रयोग जो है किस संस्थान में किया जाएगा? क्या बोला जा रहा है? नीलकर्णी, ये थोड़ा सा यहाँ पे शाब्दिक आप कह सकते हो त्रुटि है, ये इस तरह से होगा, ठीक है। नीलकर्णी सेंटर एट AI फॉर भारत, ठीक है। नीलकर्णी सेंटर एट AI फॉर भारत की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि इसका प्रयोग जो है किस तकनीकी संस्थान में किया जाएगा। आपको बता दें, एक व्यक्ति हैं नंदन नीलकर्णी, ये इन्फोसिस कंपनी से आप कह सकते हैं संबंध रखते हैं। इन्होंने 33 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए डोनेट किए हैं, और इन्होंने दिया है किसको? इन्होंने दिया है IIT मद्रास को। और किस लिए दिया है? ये है क्या? नीलकर्णी सेंटर फॉर AI फॉर भारत, ये है जिसमें भाषा पर, भारतीय भाषाओं पर शोध किया जाएगा। पिछले दिनों मैंने आपको इसी तरह का एक और बताया था जो केंद्र सरकार का था। क्या मैंने बताया था? डिजिटल इंडिया भाषनी। कितने लोगों को याद है? डिजिटल इंडिया भाषनी। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा डिजिटल इंडिया भाषनी के बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? बताएं, भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग कर रहा है? फास्ट जवाब दीजिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग करने वाला भारत का ऐसा स्थल कौन सा है? फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, ये जो स्थल है इसका निर्माण नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। नरेश कृष्ण प्रथम, और ये राष्ट्रकूट शासक थे, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसमें बात किसकी हो रही है? इसमें बात हो रही है एलोरा की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एलोरा की गुफाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में कहाँ पाई जाती हैं? औरंगाबाद में पाई जाती हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने गुफाओं का समूह है ये, तो आपको बताना है कि कुल इनमें 34 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रमुख है कैलाश की गुफा, ठीक है। कैलाश की जो गुफा है वो प्रमुख है, यह भी आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अल नागाह सैन्य अभ्यास किस राज्य में संपन्न हुआ? चलिए, ये तो आप जानते होंगे, मैंने आपको कराया भी था कि अल नागाह सैन्य अभ्यास किनके बीच आयोजित हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत और ओमान के बीच ये सैन्य अभ्यास है, सबको पता होगा, भारत ओमान के बीच। चौथा संस्करण इसका है, ये मैंने आपको बताया था। तो किस राज्य में आयोजित हुआ है बताएं? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, भारत में कुछ स्थान है जहां पे सैन्य अभ्यास आयोजित होते हैं, जैसे चौबाटिया, जैसे चौबाटिया के साथ साथ आप देखेंगे पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में भी होता है। इसके बाद उमरोई में होता है, महाजन फील्ड में होता है, ठीक है। चौबाटिया, पिथौरागढ़, उमरोई, महाजन फील्ड, और इसके बाद एक स्थान और पड़ता है चंडी मंदिर। इन स्थानों पर जो सैन्य अभ्यास भारत में होते हैं, विशेष रूप से थल सेना के, इंडियन आर्मी के, वो इन्हीं स्थानों पर आयोजित होते हैं। जिनमें से जो प्रमुख थे उसको मैंने आपको बताया। अब आपको इतना हिंट दे दिया हूं तो आपको बताना है कि अल नागाह सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था। आपको पता होगा
अल नागा सैन्य अभ्यास जो है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। और ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के बीकानेर से संदर्भित है। तो याद रखिएगा, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है, तो आपको बताना है बीकानेर, राजस्थान। यदि आपसे पूछ लिया जाए चंडी मंदिर कहाँ पे है, चंडी मंदिर जो सैन्य स्टेशन है कहाँ पे है जहाँ सैन्य अभ्यास होते हैं, तो ये आपको बताना है हरियाणा में है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए उमरोई स्थान कहाँ पर है जहाँ पे सैन्य अभ्यास होते हैं, उमरोई, तो उमरोई आपको बताना है मेघालय में है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए चौबाटिया कहाँ पे है, तो चौबाटिया है रानीखेत में, और रानीखेत है अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ आप जानते हैं उत्तराखंड का एक जिला है। तो इन स्थानों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप ज़्यादातर सैन्य अभ्यास जब पढ़ेंगे थल सेना के, तो इन्हीं में आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर उमरोई हो गया, चंडी मंदिर हो गया और महाजन फील्ड, ये जो तीन है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर क्या होता है, चौबाटिया जो है, चौबाटिया में वायुसेना का सैन्य अभ्यास अक्सर होता है। जो भारत नेपाल का सूर्य किरण होता है ना, वो सूर्य किरण अक्सर उत्तराखंड में ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। इसको बताएं, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत विकसित किया गया निम्नलिखित में से कौन सा गांव उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इतना आसान प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए, और सभी को जवाब देना है। बताएं, आपको बता दें भारत सरकार ने आप कह सकते हो कि शिल्प गांव विकसित किए हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए, और ऐसे 8 गांव कुल मिलाकर विकसित किए गए हैं। अभी तक कुल मिलाकर ऐसे 8 गांव विकसित किए गए हैं, और ये अलग अलग राज्यों से हैं। ये सभी गांव अलग अलग राज्यों से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है रघुराजपुर, रघुराजपुर कहाँ है, ये उड़ीसा में विकसित किया गया है। नैनी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आमेर कहाँ है, राजस्थान में विकसित किया गया है। बदाज कहाँ है, ये गुजरात में विकसित किया गया है। तो 4 आपके ये हो गए। बाकी 4 कौन से हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले कर्नाटक का लिखोगे अनेगुंडी। क्या लिखोगे, अनेगुंडी। अनेगुंडी नामक एक स्थान है, यह है कर्नाटक में। ठीक है। फिर महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जहाँ पे चेस ओलंपियाड होना है, ये हो गया तमिलनाडु से। ठीक है। अनेगुंडी हो गया, महाबलीपुरम हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश का भी एक आता है जिसको बोलते हैं तिरुपति। तिरुपति कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग ये जो राज्य हैं सबसे एक ही एक गांव रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से 2 गांव हैं। दूसरा कौन सा है, ताजगंज, इसको भी आप रखना है याद। ये विशेष रूप से क्यों विकसित किए जा रहे हैं, इसका पहल है कि ग्रामीण में जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो हस्तशिल्प बनाते हैं, जो कपड़ों पे कढ़ाई करते हैं, ठीक है, बिना मशीनों के हस्तशिल्प के माध्यम, तो उसको बढ़ावा देना और उसके माध्यम से उन गांव में टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे गांव में जो लोग रहते हैं उनको भी आजीविका का साधन उपलब्ध हो सके। तो भारत सरकार की ये पहल है। आपसे यदि पूछा जाए कुल कितने गांव अभी तक विकसित किए गए हैं, कुल 8 गांव जो है अभी तक विकसित किए गए हैं, और ये 8 गांव आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत सरकार ने 7 मित्र पार्क बनाने की भी घोषणा की है। इसको भी याद रखिएगा कि 7 मित्र पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चर्चा में रहने वाले गोल्डन क्रेसेंट्स में शामिल है, बताएं। गोल्डन क्रेसेंट एक शब्द होता है जो विशेष रूप से चाँद जैसी आकृति के लिए जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो आपको बताना है, ये जो क्रेसेंट शब्द है ये एक आप कह सकते हो चाँद जैसी आकृति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश लगातार चर्चा में रहने वाले गोल्डन क्रेसेंट से संबंधित है। देखो, अब आप लोगों में से ना बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी आयोजित किया गया था। 2022 का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर आयोजित किया गया था। मतलब ड्रग पर,
ड्रग की तस्करी पर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था और उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। आपको बता दें, जब बात ड्रग की होती है तो ड्रग जो भारत में आता है, जो ड्रग तस्करी के माध्यम से भारत में आता है, उसके दो रूट हैं। ठीक है, दो रूट कौन कौन से हैं? एक आपका है गोल्डन क्रेसेंट्स और दूसरा कौन सा है? गोल्डन ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है? गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, अब गोल्डन क्रेसेंट्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो गोल्डन क्रेसेंट्स में यदि हम बात करें 3 देश आते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए कि कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है पाकिस्तान। ठीक है, अब दूसरा जो आता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में यदि हम बात करें तो 3 प्रमुख देश पहले आते हैं, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड। ये 3 प्रमुख देश हो गए। इनके साथ साथ चौथा देश है, इसमें भी कुछ हिस्सा शामिल है, यह है लाओस। तो इसको भी आपको याद रखना है कि गोल्डन ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। लाओस का सीमित हिस्सा आता है। और जब आप गोल्डन क्रेसेंट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान की तिकड़ी आती है, जहां से अभी ये दोनों रूट हैं। मतलब आप कह सकते हो भारत के पूर्वी भाग से भी ड्रग भारत में आता है और भारत के पश्चिमी भाग से भी ड्रग भारत में आता है। और पश्चिमी भाग में सबसे पीड़ित राज्य जो इससे है वो आपका है पंजाब। ठीक है, पंजाब बहुत पीड़ित है ड्रग से और आप जानते हैं वहाँ के युवा जो हैं ड्रग के बहुत आदी हो रहे हैं और पंजाब की स्थिति जो है बहुत ख़राब इस मामले में है। ठीक है, हालांकि अब उम्मीद है कि सुधार आएगा, एक नई गवर्नमेंट के बाद उम्मीद कर सकते हैं हम। हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? गरीब कल्याण सम्मेलन को कहां पर संबोधित किया? आपको बता दें, मई माह में सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए थे और सरकार ने 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया था और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया था। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। फास्ट जवाब क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है 30 मई 2022 को अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम आनंद को कहां कमीशन किया गया? अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम आनंद को कहां कमीशन किया गया आपको बताना है। फास्ट बताइएगा, परम आनंद को कहां कमीशन किया गया? आप जानते हैं भारत सरकार एक मिशन चला रही है और वो मिशन क्या है? सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो भारत सरकार के सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसकी आप कह सकते हो इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है IIT गांधीनगर। याद रखिएगा, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। परम अनंत भी याद रखिएगा। ठीक है, परम अनंत ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे द्रुततम कंप्यूटर कौन सा है, होमवर्क है आपका, विश्व का सबसे द्रुततम कंप्यूटर कौन सा है आपको बताना है। विश्व का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? पिछले दिनों ये रैंकिंग आई थी और मैंने इसके बारे में आपको बताया था। मैंने यह भी बताया था कि ये अमेरिका का कंप्यूटर है जिसने जापान के कंप्यूटर को पीछे छोड़ा है। तो आपको दोनों बताना है कि अमेरिका का वह कौन सा कंप्यूटर है और किसने जापान को पीछे छोड़ा है। जो जापान का पीछे छूटा है, दूसरे नंबर पे गया है, वो कौन सा है? तो ये दोनों चीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। ठीक है, होमवर्क नंबर 1 है, सभी को बताना है। इसको बताएं, मई माह में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का महाअधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन का फास्ट जवाब देना है। महासम्मेलन का महाअधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? 4 राज्य आपको दिए हैं और जब बात आती है आयुर्वेद की तो तुरंत, चाहे आयुर्वेद की बात आए, चाहे योगा की बात आए, चाहे सिद्धा की बात आए, आपको आयुष याद आना चाहिए। आपको आयुष मंत्रालय याद आना चाहिए। आपको सर्बानंद सोनोवाल याद आने चाहिए। और इस तरह के जो दिवस होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता थी, सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं।
मई माह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे फोकस देश चुना गया? फास्ट जवाब दीजिएगा, किसे फोकस देश चुना गया? बांग्लादेश, श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस। फोकस देश जिसको चुना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन उसी देश की मूवियों का उसमें होता है। पुस्तकों, जैसे विश्व पुस्तक मेला लगता है, उसमें जब फोकस देश होता है तो उस देश की पुस्तकों को हम ज़्यादा जगह देते हैं, ज़्यादा काउंटर आपको उसके देखने को मिलते हैं। तो ये देश आपका है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें, संप्रीति सैन्य अभ्यास करते हैं हम इनके साथ, आप सभी जानते होंगे। इनकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं इनकी शेख हसीना, और आपको पता होगा इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। और आपको बता दें कि अवामी लीग के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। और इनकी 100वीं वर्षगांठ थी, जिसके अवसर पर यूनाइटेड नेशन ने एक पुरस्कार शुरू किया था, उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था। एक द्वीप इन दिनों चर्चा में था बांग्लादेश के संदर्भ में, उसका नाम है भाषण 4 द्वीप, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक है चट्टग्राम और दूसरा है मोंगला। ये दोनों पोर्ट भी आपको भारत के संदर्भ में याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताएं। हाल ही में कहां पर देश के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? देश के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, देश के पहले लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? फास्ट जवाब, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, कहाँ पर किया गया? 4 विकल्पों में से कहाँ पर किया गया आपको बता दें। इसका आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा पीची वन्य जीव अभ्यारण्य कहां से संदर्भित है? पीची वन्य जीव अभ्यारण्य कहां से संदर्भित है आपको बताना है। केरल, छत्तीसगढ़, मेघालय, कर्नाटक। पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। केरल, छत्तीसगढ़, मेघालय, कर्नाटक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप सभी को इसका जवाब देना है। एक होमवर्क आपको दिया गया है, उसको भी अनिवार्य रूप से सभी को करना है। ठीक है, और जाते जाते यदि यह सेशन पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके मित्र हैं बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि यह सेशन उनके भी काम आ सकता है तो प्लीज़ उनको भी बताएं इसके बारे में और इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहली बात क्या है? बात यह है कि आप में से जो भी अभी तक जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं उसको शेयर नहीं करते हैं, ऐसे सभी छात्र जो दिए जाने वाले होमवर्क को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप शेयर करना प्रारंभ कर दीजिए। बार बार निवेदन कर रहा हूं। और मैंने आज सुबह की कक्षा में आपसे निवेदन किया था कि प्रत्येक दिन का आपको अपना टारगेट बनाना है और जो टारगेट आप बनाते हो उसको ग्रुप में शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करना है? टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप टारगेट बनाते हो, टारगेट सबका बनना चाहिए। ठीक है, डेली का टारगेट, और इस टारगेट को आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है। टारगेट में आपको क्या करना है? टारगेट में आपको बताना है कि आज जब आप सोने जा रहे हो ना, बेड पे जा रहे हो, बेड टाइम आपका प्रारंभ हो रहा है, तो जब आप कल की जो दिनचर्या है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, ये आप कमेंट बॉक्स में आज कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते, ये आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमें शेयर करोगे। और प्लीज़ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आप अभी भी चाहते हो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना, आप चीज़ों को प्रारंभ कर दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। बार बार कह रहा हूँ, पहला लूसेंट, दूसरा पूर्वालोकन, ठीक है, तीसरा साइंस का कोई भी एक बुक, चौथा करंट अफेयर्स, यदि आप, और इसके साथ साथ पांचवा बिहार स्पेशल। यदि आप इतना करना शुरू कर देते हो, और करंट अफेयर्स में जब जो आपको होमवर्क देता हूं, जैसे आज मैंने बताया कारगिल विजय दिवस के बारे में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी बताना था, भूल गया, उससे भी प्रश्न रखना था। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, जैसे मान लो आज हम बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन,
कब प्रारंभ हुआ था। तो आपको जाके सिर्फ डेट नहीं याद करनी ना भैया, ईमानदारी के साथ जाके पढ़ लेना है 10 मिनट भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। यदि जैसे कल की कक्षा में हमने रानी लक्ष्मीबाई की बात किया था, तो हमने बताया था कि किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो अंग्रेज अधिकारी का मैंने नाम बताया। तो बहुत सारे लोग सिर्फ उतना रट लिए होंगे। आपको क्या करना था कि जाके 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ लेना था। तो इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से यदि आप चीज़ों को करोगे तो बेहतर होगा। सिर्फ इतना निवेदन है कि जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सको, ठीक है, कक्षा से उतना इन्वॉल्व रहो, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। करंट अफेयर्स में निराश नहीं होंगे आप। और यदि सुबह वाली कक्षा आप करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में भी, विशेष रूप से इतिहास हो गया जो सेशन वहाँ पे चल रहा है, उसमें भी आप बेहतर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लगातार इतना सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से जुड़े रहें और करंट अफेयर्स में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चले, किसी के कोई डाउट हैं, कोई संदेश है आपका हमारे तक, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।